हेलो गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ वैशाली मित्तल। सो गाइस, 30 जुलाई की विज़न की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम अपने आज के फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ कैबिनेट अप्रूव्स नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। देखो, आप 2 दिन से, आई थिंक कल से, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बहुत सुन भी रहे होंगे, और अगर सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे तो इसके बारे में थोड़े ट्रोल्स भी देख चुके होंगे या मेम्स भी देख चुके होंगे। ठीक है, तो खैर उससे हट के अब हम कुछ नॉलेज की बात कर लेते हैं। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई है वो किसकी रिपोर्ट पे आई है? के कस्तूरी रंगन जी की रिपोर्ट पे आई है, और इसने रिप्लेस कर दिया है जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1986 में फ्रेम हुई थी, उसको रिप्लेस कर दिया। दूसरी बात क्या है, जो अब हमारा जो एम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, वो ये है कि हमें इंडिया को एक एजुकेशन का सेंटर बनाना है, जिससे हम क्या कर सके, अपने नेशन को डायरेक्टली क्या कर सके, ट्रांसफॉर्म कर सके सस्टेनेबली इनटू एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सिस्टम सोसाइटी। देखो गाइस, इक्विटेबल का मतलब क्या है कि हर एक सोसाइटी को, हर एक बच्चे को इक्वल एक्सेस हो एजुकेशन का। ठीक है, तो हमें इक्विटेबल क्या करना है, सोसाइटी बनानी है। इक्विटेबल हमें एजुकेशन का एक्सेस देना है। वाइब्रेंट नॉलेज का मतलब ये है कि हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो यही बात करिए कि हमें क्या करना है, अपने नेशन को ट्रांसफॉर्म करना है इनटू एन इक्विटेबल एंड वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी। अब वो कैसे करेंगे हम? बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल। सबको हम हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। इन्होंने क्या बोला, जो अभी हमारी MHRD मिनिस्ट्री है, दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसको हम रीनेम करेंगे, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब उसका नाम रखेंगे ताकि हम अपना जो फोकस है वापस किस पे लेके आ सकें, एजुकेशन पे और लर्निंग पे। ठीक है, अभी हमें इसकी नीड क्यों थी, क्यों हमने अपनी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है हमने इसमें क्या किया, कुछ बदलाव किए, क्यों किए? देखो, पिछले 34 ईयर्स में हमने देखा गया, 1986 से 2020 तक 34 ईयर्स में हमने ये देखा गया, जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें शॉर्ट कमिंग्स हैं। जैसे ह्यूज ड्रॉप आउट रेट्स, मतलब कि जो स्कूल ड्रॉप आउट के बच्चे वो ज़्यादा हैं। नंबर ऑफ़ टीचर्स की कमी है। ठीक है, और इनकम्पिटेंट करिकुलम, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं है या मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ कमियां थी, इन्हीं को पूरी करने के लिए हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को क्या किया है, कैबिनेट ने अप्रूव किया। अब जरा देख लेते हैं इसमें क्या की पॉइंट्स हैं। आउटकम क्या है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का? हमें क्या करना है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का मतलब क्या है, हर एक बच्चे को एजुकेशन में हमने इंक्लूड करना है। ठीक है, तो यूनिवर्सलाइजेशन करना है हमें फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल, प्री स्कूल से लेकर सेकेंडरी लेवल तक, और 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। अभी हमारा ग्रोस एनरोलमेंट रेशो 91% है। हमारा एम है कि एक भी बच्चा स्कूल जाने से ना पीछे हटे। ठीक है, हर एक बच्चे को हम स्कूल में पढ़ाएं। ठीक है, हम चाह रहे हैं 2030 तक हमारा 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो हो। ठीक है, ब्रिंग बैक 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इनटू द मेन स्ट्रीम। 2 करोड़ बच्चे जो स्कूल से निकल चुके हैं किसी भी वजह से, या तो उनकी फैमिली पुअर है, या वो नहीं ले पा रहे हैं, या स्कूल ड्रॉप आउट करें, जो भी रीज़न है, हमें उन बच्चों को वापस लेके आना है और उन्हें भी हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। हमें क्या करना है, अटेन फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमरेसी स्किल्स थ्रू नेशनल मिशन बाय 2025। देखो, फाउंडेशनल लर्निंग क्या है, बेसिक स्किल्स होनी चाहिए बच्चे में, अल्फ़ाबेट्स की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, काउंटिंग नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये बेसिक स्किल्स होनी चाहिए। न्यूमरेसी स्किल्स क्या है कि बेसिक जो मैथ स्किल है कि हाँ, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये बेसिक मैथ स्किल बच्चे को आनी चाहिए। तो 2025 का जो हमारा नेशनल मिशन है उसमें यही है कि हर एक बच्चे में फाउंडेशनल लर्निंग हो, न्यूमरेसी स्किल्स हो। एवरी चाइल्ड टू कम आउट ऑफ स्कूल अडेप्ट इन एटलीस्ट वन स्किल। भाई, जब 12 साल बच्चा स्कूल से निकल के पढ़ के निकले ना, तो उसके पास कम से कम एक स्किल होनी चाहिए। हमें इस तरह बनाना है बच्चे को। इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल एजुकेशन सिस्टम बाय 2030 तक हमें क्या करना है, इक्विटेबल एजुकेशन मतलब कि हर एक बच्चे को इक्वल एजुकेशन देनी है। इंक्लूसिव मतलब कि हर एक जो बैकवर्ड रीजन का बच्चा है, या फिर जो बच्चा एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहा, वहाँ तक हमें एजुकेशन को इनकलकेट करना है, मतलब हर एक बच्चे को हमें एजुकेशन देनी है। इंक्लूसिव का मतलब यही होता है कि हर एक बच्चे तक पहुँचे, ग्रास रूट लेवल तक पहुँचे। ठीक है, इंक्लूसिव, और हमें इक्विटेबल एजुकेशन प्रोवाइड करनी है 2030 तक। कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग इन पब्लिक एंड प्राइवेट स्कूल। अभी क्या है, प्राइवेट स्कूल्स का बच्चे लर्निंग को प्रेफर करते हैं, क्यों? ये सोच के कि यार पब्लिक स्कूल का, गवर्नमेंट स्कूल का तो स्टैंडर्ड अच्छा ही नहीं है। तो हमें दोनों स्कूल्स में, पब्लिक या प्राइवेट स्कूल दोनों में, हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड्स को लर्निंग के कॉमन रखना है, एक जैसे रखना है। ठीक है, ये नहीं कि यार प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई अच्छी है तो बच्चा पब्लिक स्कूल में नहीं जा रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, हमें दोनों में जो स्टैंडर्ड ऑफ लर्निंग है वो कॉमन रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप स्कूल एजुकेशन में हम क्या मेजर रिफॉर्म्स लाएंगे वो देख लेते हैं।
न्यू 5+3+3+ स्कूल करिकुलम विद 12 ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड 3 ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग। देखो प्री स्कूलिंग या आंगनवाड़ी 3 साल की, वही जैसे प्री नर्सरी, LKG UKG जो आपकी होती है, ठीक है, वो 3 स्कूल की पहले होएगी 3 साल की, फिर 12 साल की वही आप जो फर्स्ट से लेकर 12 तक आप पढ़ाई करते हो वही होएगी। टीचिंग अप टू एटलीस्ट 5 ग्रेड टू बी इन द मदर टंग रीजनल लैंग्वेज हैज़ बीन रिकमेंडेड। 5th क्लास तक ये बोला गया है कि आप अपनी मदर टंग में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो, मतलब जो पंजाब का पंजाबी करो, जो तमिल का बच्चा है वो तमिल भाषा में क्या कर सकता है, सीख सकता है। 3 लैंग्वेज फार्मूला को भी कंटिन्यू करा है। 3 लैंग्वेज फार्मूला में मेनली इंग्लिश, हिंदी और जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसी को इंप्लीमेंट रखा जाएगा। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन एकेडमिक स्ट्रीम्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एंड वोकेशनल। इन तीनों के बीच में कोई रिजिड सेपरेशन नहीं होएगा, मतलब हर 3 चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा करिकुलर में जो आपकी हॉबीज़ है, डांसिंग, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, ये सब में आपको ये भी जरूरी है। वोकेशनल ट्रेनिंग के आप में कोई स्किल डेवलपमेंट हो, ठीक है। वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड। देखो वोकेशनल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, अभी क्या है, हम स्कूल में सिर्फ बच्चों को थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं देते। तो यही बोला है कि हमें 6th क्लास के बाद बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देनी चाहिए ताकि उसकी स्किल डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो यही बोला है, जैसे आप बीटेक में जाके क्या करते हो, ट्रेनिंग करते हो, इंटर्नशिप करते हो, वो क्यों करते हो, ताकि आपको क्या पता चले, असलियत का पता चले कि हाँ ये प्रैक्टिकल ये है। तो अभी ये बोला है कि क्लास 6 से हम क्या करेंगे, बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, साथ में मतलब कि इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। न्यूमरेसी मतलब कि बेसिक मैथ स्किल, और फाउंडेशनल लर्निंग बेसिक जो लिटरेसी स्किल्स हैं वो बच्चे को होनी चाहिए। बोर्ड एग्जामिनेशन विल बी लो स्टेक्स बेस्ड ऑन नॉलेज एप्लीकेशन। जो बोर्ड के एग्जामिनेशन जैसे 10th के +2 को, जिसको हम बहुत ज़्यादा खौफ समझते हैं, उनका हम क्या करेंगे, उनका शेयर थोड़ा हम कम रखेंगे और ज़्यादा हम किस पे ध्यान देंगे, नॉलेज और एप्लीकेशन पे। नेशनल असेसमेंट सेंटर परख। देखो परख नाम से ही पता चल रहा है कि आप चीज़ों को परखोगे कि हाँ यार कैसी है चीज़, सही चल रही है या नहीं। तो एक नेशनल असेसमेंट सेंटर होगा जिसका नाम परख रखा है, जो आपकी परफॉर्मेंस को असेस करेगा, रिव्यू करेगा और ये देखेगा कि हाँ आपकी नॉलेज को एनालिसिस करेगा, ठीक है। तो ये क्या है, परख है, जो कि नेशनल असेसमेंट सेंटर है। असेसमेंट रिफॉर्म विद 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। ये क्या करेगा, जैसे आपका क्या होता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है, जैसे आपके स्कूल में PTM होती है बच्चों की, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस को ही तो पता करेंगे ना। तो ये जो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड होगा, ये स्टूडेंट की प्रोग्रेस को ही ट्रैक करेगा कि किस तरह से जो उसको लर्निंग दी है उसका बच्चे का क्या आउटकम है। तो ये क्या करेगा, बच्चे की प्रोग्रेस को ट्रैक करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हायर एजुकेशन में क्या रिफॉर्म्स हैं। देखो हम क्या चाह रहे हैं कि 2035 तक जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशो हायर एजुकेशन में उसे 50% तक हमने कम से कम बढ़ानी है, ठीक है। अभी तक तो हम प्राइमरी स्कूल में कितना 100% चाह रहे हैं, पहले तो भाई 91% अभी तक। तो अभी हम चाह रहे हैं कि जो हायर एजुकेशन में ना कम से कम 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशो हो बाय 2035। इसलिए हम क्या करेंगे, जो हायर एजुकेशन में जो सीट्स है ना वो 3.5 करोड़ सीट्स को और ऐड करेंगे। हायर एजुकेशन करिकुलम टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे। अभी क्या है यार, हाँ ये बच्चा यही सब्जेक्ट ले सकता है, वो बच्चा वो सब्जेक्ट ले सकता है, तो ऐसा नहीं होगा। हम सब्जेक्ट्स में फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे, जिसमें इंटरेस्ट है आप वो ले सकते हो। मल्टीपल एंट्री एग्जिट को अलाउड विद एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। देखो अभी क्या है, हायर एजुकेशन हर एक जो फील्ड है ना सबको अलग अलग रेगुलेट करता है। तो ये है कि हायर एजुकेशन को अब एक ही बॉडी क्या करेगी, सिंगल रेगुलेट करेगी, लेकिन लीगल और मेडिकल के लिए अलग होगी। जो डॉक्टरी की भाई वो कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको कोई अलग जो बॉडी है रेगुलेट करेगी, और जो जुडिशरी की पढ़ाई कर रहे हैं उनको अलग बॉडी रेगुलेट करेगी। उसके अलावा इन 2 स्ट्रीम्स के अलावा और जो स्ट्रीम्स में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उनको एक ही बॉडी रेगुलेट करेगी। एफिलिएशन सिस्टम टू बी फेस्ड आउट इन 15 ईयर्स विद ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू कॉलेज। जो एफिलिएशन सिस्टम है उसे हम अगले 15 सालों में क्या कर देंगे, मतलब निकाल देंगे, और क्या करेंगे, कॉलेज को एक अपना डिसीजन देंगे कि आप खुद अपने कॉलेज में ग्रेड करो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो एजुकेशन सेक्टर में पब्लिक गवर्नमेंट बहुत कम इन्वेस्ट करती है, अब क्या करेगी, गवर्नमेंट ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी। एटलीस्ट वो सोच रही है कि 6% ऑफ GDP इन्वेस्ट करेगी, और जल्दी से जल्दी जितनी अर्लीस्ट हो सके तब से वो क्या करेगी, स्पेशल एजुकेशन जोन बनेगी। कहाँ पे, डिसएडवांटेजेस रीजन में, जो रीजन हमारे बैकवर्ड है, जैसे नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन्स हैं, या फिर यूपी, बिहार, झारखंड, MP, ये इसके जो रीजन्स हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे, स्पेशल एजुकेशन जोन प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो डिसएडवांटेजेस जोन है वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा इनकलकेट हो सके एजुकेशन, और बच्चे फ़ायदा उठा सकें। अब हम टेक्नोलॉजी का किस तरह से यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे एजुकेशन प्लानिंग में, टीचिंग में, लर्निंग असेसमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में, रेगुलेशन में, सेल्फ डिस्क्लोजर, मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस में। हम क्या करेंगे, जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनको ज़्यादा असेस देंगे टेक्नोलॉजी का। डिसएडवांटेज ग्रुप्स कैसे हो गए, जैसे यार जो पुअर पीपल हो गए, या फिर जो बैकवर्ड पीपल है, जैसे ट्राइबल हो गए या शेड्यूल कास्ट के पीपल हैं, इन लोगों को हम क्या देंगे, ज़्यादा असेस देंगे, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। या फिर दिव्यांग फ्रेंडली एजुकेशन सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जो बच्चे डिसेबिलिटी से सफ़र कर रहे हैं, उन जो वो सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं,
उस टाइप का हम सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे ताकि वो बच्चे भी क्या कर सकें, एजुकेशन का फ़ायदा उठा सकें। हम क्या करेंगे, रीजनल लैंग्वेजेस में ई कंटेंट का अवेलेबल कराएंगे। स्कूल्स, टीचर और स्टूडेंट्स को हम क्या करेंगे, डिजिटली इक्विप करेंगे। ठीक है, अभी आप देखोगे यार प्राइवेट स्कूल्स में तो अच्छी खासी फीस होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक सेकेंड, का सब कुछ होता है, लाइक कंप्यूटर्स भी है, एवरीथिंग डिजिटल बहुत अच्छा इक्विप्ड है। ठीक है, क्योंकि वहाँ की फ़ीस भी है, लेकिन क्या है गवर्नमेंट स्कूल इसमें बहुत ज़्यादा लैग कर जाते हैं। ठीक है, एक सेकेंड गाइस, मैंने इसको थोड़ा पोज किया था। हाँ, तो हमें क्या करना है, स्कूल्स, टीचर और स्टूडेंट्स को डिजिटली इक्विप्ड करना है, क्योंकि अभी आप देख रहे हो कोरोना के चलते हुए जिन लोगों के पास डिजिटली मतलब अवेलेबल है वो तो मतलब उनकी लर्निंग चल रही है, लेकिन और बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, सबको, जो स्कूल्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स, सबको डिजिटली इक्विप्ड करना है। इंडियन नॉलेज सिस्टम, लैंग्वेजेस, कल्चर, वैल्यूज़। अब हमने अपनी इंडिया की जो नॉलेज है, इंडिया का जो लैंग्वेज है, हमारा कल्चर है, उसको भी हमने क्या करना है, प्रमोट करना है। अब वो कैसे करेंगे ज़रा देखो, हम क्या करेंगे, लिटरेचर पे फोकस करेंगे और जो हमारी इंडिया के जो लैंग्वेजेस हैं उनकी साइंटिफिक वोकैबुलरी पे फोकस करेंगे। हमने क्या करना है, जो क्लासिकल लैंग्वेज और क्लासिकल लिटरेचर के जो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें स्ट्रेंथन करना है। आपको पता है हमारे इंडिया में 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, संस्कृत, उड़िया। ठीक है, इन क्लासिकल लैंग्वेजेस के जो नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें हम क्या करना है, स्ट्रेंथन करेंगे। लैंग्वेज फैकल्टी और रिसर्च करेंगे हम लैंग्वेजेस पे। हम अपने इंडिया के नॉलेज सिस्टम्स में क्या, अपनी जो कल्चर है उसमें अवेयरनेस फैलाएंगे और जो हमारे ट्रेडिशनल आर्ट्स हैं जिसे हम लोक विद्या भी बोलते हैं उसे क्या करेंगे, हम प्रमोट करेंगे। सो गाइस, आई होप आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में सब समझ में आया हो। कोई भी अगर डाउट लगता है आपको तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्लियर्स हर्डल इन इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे। अभी क्या है, एक हाईवे बन रहा है जिसमें हम 3 कंट्रीज कनेक्ट करेंगे, दैट इज़ इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो हर्डल था इस प्रोजेक्ट के बीच में उसे क्या किया है, क्लियर किया है। अभी क्या हुआ है देखो, जो ये हाईवे बनाने का कॉन्ट्रैक्ट जिस बंदे को दिया गया था, उस कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया था, एक पटिशन फाइल की थी, कहाँ पे, मणिपुर हाई कोर्ट में। ठीक है, अब क्या हुआ था, पर वो लिटिगेशन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा। इस वजह से फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सामने आई, उसने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट में एक पेटिशन फाइल करी और उसने बोला कि अगर ऐसी लिटिगेशन हमारी पेंडिंग पड़ी रही मणिपुर हाई कोर्ट के सामने तो इंडिया का जो बायलैटरल रिलेशन है अपने नेबर्स के साथ वो कहीं ना कहीं क्या होंगे, ख़राब होंगे। ठीक है, तो ये अब समझ में आ गई ये क्या बात हुई थी। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ईस्ट प्रोजेक्ट का जो जिम्मेदार है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ही है। ठीक है, तो उसको ही तो स्टेप लेना होगा ना, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ इंडियन म्यांमार थाईलैंड ट्राईलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट विच इज़ बीइंग, और इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया जाएगा भाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। जरा देख लेते हैं इस जो हाईवे प्रोजेक्ट के बारे में, देख लेते हैं क्या क्या करेगा। देखो, ये मणिपुर के मोरेहे को कनेक्ट करेगा, कहाँ से, थाईलैंड के मैसूर से क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। ठीक है, इससे क्या होएगा, हम जो ये किसका पार्ट है, देखो इंडिया क्या करेगा, एक ग्रांट दे रहा है किसको, हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है कि जो हमारे इंडिया के जो ईस्ट में जो कंट्रीज पड़ी हैं हम उनके साथ अपने रिलेशन अच्छे करने के लिए हमने क्या करते हैं, कुछ ग्रांट देते हैं। तो उसी ग्रांट में हम क्या करें, ये हाईवे प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, इंडिया इज अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 सेक्शन इन म्यांमार, नेमली ये कलिया यागड़ी रोड सेक्शन। देखो इंडिया क्या कर रहा है, इसमें म्यांमार के 2 सेक्शंस को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। एक तो ये रोड बना रहा है कलिया यागड़ी, और दूसरे क्या कर रहा है, इसी रोड पे जो सेक्शन पे 69 ब्रिजेस को भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इससे बेनिफिट क्या आएगा, देखो बेनिफिट आप खुद ही सोच सकते हो, इस प्रोजेक्ट से क्या आएगा यार, इंडिया से थाईलैंड की इतनी बड़ी रोड जुड़ रही है तो क्या आएगा, देखो कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, ईजिली क्या आएंगे, जो गुड्स हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजिली हो सकता है, ट्रैफिक बहुत ईजिली से क्या हो सकता है, मतलब कि आ जा सकता है, लोगों का भी ईजिली क्या हो सकता है, मूवमेंट हो सकता है। बेसिकली किसको बेनिफिट करेगी, जो हमारे इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो लोग रहते हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, और साथ में म्यांमार और जो एशियन की स्टेट है उन सबको क्या करेगा, ये बेनिफिट देगा। इंडिया ने ये भी सोचा है कि इस हाईवे को एक्सटेंड किया जाए कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम रीजन से, क्योंकि ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिक और ट्रेड रीजन्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ चैलेंज क्या आ रहे हैं इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन होने में, तो आपको पता है, देखो इधर क्या है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ पूर्वांचल हिल्स पड़ती हैं, तो इसका जो ज्योग्राफिकल टेरेन ही इस तरह है कि वहाँ पे जो प्रोजेक्ट को कैरी आउट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, और एक्सेसिव रेनफॉल, इस सेक्शन में रेनफॉल बहुत ज़्यादा रहती है, जिस वजह से अभी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीशन करने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा दिक्कत हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ पे बढ़ते हैं। पीक कुकू टू बी ट्रैक्ड इन माइग्रेशन क्लाइमेट चेंज स्टडी। देखो ये जो पीक कुकू है ना, देखो भाई ये एक बर्ड है। ठीक है, तो अभी क्या है, जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है और जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उन्होंने एक
स्टडी ऑफ माइग्रेशन, इस एक स्टडी स्टार्ट करी है जिसमें उसने देखा है कि ये जो पीट कुकू जो बर्ड है ना वो किस तरह माइग्रेट करता है, उसकी स्टडी करी है कि भी वो अफ्रीका से किस तरह पहले इंडिया आया और फिर इंडिया से क्या चला गया वापस अफ्रीका चला गया, तो इस पर स्टडी करी है। अब इस पर हमने स्टडी करी कैसी है, 2 बर्ड्स को क्या किया था इन्होंने टैग किया था, किससे टैग किया था, सैटेलाइट ट्रांसमीटर से टैग किया था। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी हमने बर्ड स्पीसीज को टैग किया है, ताकि हम क्या कर सकें उस बर्ड की रिलेशनशिप समझ सकें कि किस तरह से वो क्लाइमेट पैटर्न के साथ डील करता है, मतलब जब मानसून विंड्स आती है तो किस तरह से वो माइग्रेट होता है, या किस तरह से रेनफॉल आती है, या सीजनल जब फ्लक्चुएट होता है तो बर्ड की मूवमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसी को ही हमने समझने के लिए क्या किया था, उन बर्ड्स को टैग किया था। हमने ये नोटिस किया है जैसे ही इंडिया में मानसून स्टार्ट हुआ तो ये जो पीट कुकू जो बर्ड है वो इंडिया में आ गया। ठीक है, ये जो हमारी जो स्टडी है ना, जो हम ये माइग्रेशन जो स्टडी पढ़ रहे हैं वो ये ऑलरेडी किसका प्रोजेक्ट का पार्ट है, इंडियन बायो रिसोर्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, जो कि फंड किया जा रहा है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का। ठीक है, जो इंडिया बायो रिसोर्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क है ये सिंगल पोर्टल डाटा प्रोवाइडर है, मतलब कि सारा डाटा प्रोवाइड करता है जो भी इंडिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे प्लांट एनिमल बायो रिसोर्स मेन प्लांट एनिमल मेराइन स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन माइक्रोबियल रिसोर्सेज, इनके बारे में जो डाटा है ना वो हमें प्रोवाइड करता है। अब जरा इस बर्ड के बारे में देख लेते हैं, इसको जैकोबियन कुक्कू भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो मेनली जो कुक्कू की जो इंडिया में जो पॉपुलेशन वो फाउंड आउट करी जाती है एक साउथर्न पार्ट में करी जाती है और नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में मेनली पाई जाती है, और जो नॉर्थर्न सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है वो मेनली माइग्रेटरी होती है, जबकि जो साउथर्न पार्ट में वो हमारे इंडिया के ही रेजिडेंट है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू स्पीसीज दैट केम टू इंडिया इन समर, ये मेनली इंडिया में समर में आते हैं। जो IUCN स्टेटस एज ए लीस्ट कंसर्न है गाइज, नोट दिस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो IUCN स्टेटस है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लिस्ट कंसर्न में आता है। ये प्राइमरी क्या होता है, ट्रीज़ पे रहता है, जिसे हम अर्बोरियल बोलते हैं। अर्बोरियल का मतलब ये होता है कि ट्रीज़ पे रहते हैं, अपने अंडे देते हैं नेस्ट में, जो कि दैट बिलोंग्स टू द अदर बर्ड्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। ऑफ शोर विंड कैन ईल्ड twin benefits of greenhouse gas reduction, return on investments, वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट रिपोर्ट। अभी वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट रिपोर्ट ने बोला है कि अगर हम विंड एनर्जी कहाँ जनरेट करते हैं, ऑफशोर मतलब समुद्र की जो हवाएं हैं उससे अगर हम विंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो उससे हमें 2 फ़ायदे हैं। 2 फ़ायदे तो ये, एक तो ग्रीन हाउस के एमिशंस बहुत ज़्यादा कम होंगी, दूसरा ये है कि उस पर हमें इन्वेस्टमेंट रिटर्न जो मिलेगा ना वो बहुत बढ़ेगा। मतलब कि अगर हम 1 रुपया उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं ना तो हमें रिटर्न उसमें कितना मिलेगा, 17 से 2 रुपये से 17 रुपये, मतलब कि हमें दुगना से 15 या 17 गुना हमें पैसा रिटर्न में मिलेगा। ठीक है, तो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट रिपोर्ट ने यही बोला है कि अगर हम ऑफशोर विंड के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे 2 बेनिफिट्स मिलेंगे, एक तो ग्रीन हाउस गैस की रिडक्शन होएगी कमी, और इन्वेस्टमेंट हमें अच्छी मिलेगी, सॉरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा होएगा। जरा देख लेते हैं रिपोर्ट की क्या हाईलाइट है। इसने बोला है कि अगर हम ऑफशोर विंड एनर्जी जनरेट करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को हर साल कितना रिड्यूस कर सकते हैं, 0.3 से 1.6 गीगा टन को हम रिड्यूस कर सकते हैं एवरी ईयर बाय 2050। ठीक है, अगर हम $1 इन्वेस्ट करते हैं ना इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में या इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में, तो हम क्या कर सकते हैं, $2 से $17 बेनिफिट पाएंगे ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ऑफशोर विंड सिस्टम क्या है, इसमें क्या है, जीरो वाटर, हमें नियरली जीरो वाटर चाहिए होता है फॉर एनर्जी जनरेशन और कूलिंग। ऑफशोर विंड एनर्जी यही क्या होता है, देखो एक क्लीन है रिन्यूएबल एनर्जी है। इसमें हम क्या करेंगे, जो समुद्र के ऊपर जो हवाएं चल रही है ना उनका फ़ायदा उठा के क्या करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। देखो जो एक लैंड पे हवा चलती है और एक जो समुद्र पे हवा चलती है उन दोनों में बहुत डिफरेंस होती है। जो समुद्र पे जो हवा चलती है वो कॉन्टीन्यूस होती है, उसकी स्पीड कांस्टेंट होती है, क्योंकि हमारा जो समुद्र का सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, जबकि जो लैंड का सरफेस होता है उसमें बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। तो इस वजह से जो समुद्र की हवा होती है ना उससे जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा इफेक्टिवली होगी, एफिशिएंट होगी। ठीक है, तो यही बात है, जरा पढ़ लेते हैं। ऑफशोर विंड एनर्जी इज द क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ द फोर्स ऑफ द विंड दैट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द हाई सीज वेयर इट रीचेज अ हायर एंड द मोर कॉन्स्टेंट स्पीड देन ऑन द लैंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बैरियर्स। ठीक है, क्योंकि लैंड में बैरियर्स ज़्यादा होते हैं, इस वजह से वो जो स्पीड जो होती है ना विंड की वो उतनी नहीं होती। अब जरा इंडिया और ऑफशोर विंड एनर्जी देख लेते हैं। इंडिया ने 2015 में नोटिफाई करी थी नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी। इसके अंदर इंडिया ने टारगेट रखा था कि हाँ 2022 तक मैं 5000 मेगावाट ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी जनरेट करूँगा और 2030 तक 30,000 मेगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करूँगा। अगर हम एस्टिमेट लगाए जाए कि गुजरात की कोस्ट लाइन पे ही सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है, कम से कम 1,06,000 मेगावाट हम
ऑफ शोर विंड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं गुजरात के कोस्ट से, जबकि तमिलनाडु में कितना पोटेंशियल है 60,000 मेगावाट का। तो आप देख लीजिए सिर्फ गुजरात के पास कितना ज़्यादा पोटेंशियल है और तमिलनाडु के पास फिर देख लीजिए कितना ज़्यादा पोटेंशियल है। गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट ऑफ शोर विंड एनर्जी लीज रूल्स भी निकाले थे 2019 में, टू रेगुलेट कि किस तरह से आप उन इंडस्ट्रीज़ को रेगुलेट करोगे और प्रमोट करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलो कुछ छोटी छोटी न्यूज़ का जरा हम देख लेते हैं। मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम टू बी स्क्रैप्ड बाय दिसंबर 31। देखो सबसे पहले आपको ये समझना होगा ये स्कीम होती क्या है, मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम। देखो गाइस ये क्या हुआ था, गवर्नमेंट ने ये स्कीम स्टार्ट करी थी ताकि हम एक्सपोर्टर्स को क्या कर सके, एनकरेज कर सके कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, अपना माल एक्सपोर्ट करो। ठीक है, इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए हमने ये स्कीम स्टार्ट करी थी। अब क्या करता है, देखो मैं आपको बताती हूँ, जब कोई जिस बंदे का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, सपोज करो मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, मैंने कोई माल एक्सपोर्ट किया, ठीक है, मैं जितना जब एक्सपोर्ट करूँगी ना तो मेरे को क्या मिलता है, इंसेंटिव्स मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसे हम क्या बोलते हैं, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, मेरे को ये मिल गया ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट। अब मेरा इंपोर्ट आया, यहाँ पे इंपोर्ट आया, किसी और कंट्री से मैंने इंपोर्ट भी लिया ना, तो अब मुझे यहाँ पे क्या कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब कस्टम ड्यूटी दूंगी तो मुझे यार बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, इससे कहीं मैं डिस्करेज ना हो जाऊँ ना, इस वजह से मुझे गवर्नमेंट ने ये स्कीम दी। अब ये जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट मुझे गवर्नमेंट ने दी थी ना, मेरे एक्सपोर्ट करने पे इंसेंटिव जो दिया था, मैं अब इसको क्या कर लूँगी, यूज़ कर लूँगी किसमें, अपना जो इंपोर्ट पे जो कस्टम ड्यूटी की पेमेंट में क्या करूँगी, मैं इसको यूज़ कर लूँगी। ठीक है, बाकी जो अजब अजब पैसा है वो मैं अलग से दे दूँगी। ठीक है, तो इससे क्या है ना, मेरे को जो कस्टम ड्यूटी है ना वो कम पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे तो इंसेंटिव मिले हुए हैं, तो मैं उसी को यूज़ कर लूँगी। ठीक है, तो ये जो ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट है ना, लेकिन वो आप इसी में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा ये स्कीम है क्या एक्चुअली में। ठीक है, जो मर्केंटाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम यही था कि ताकि जो गवर्नमेंट है वो हमारे एक्सपोर्ट्स को एनकरेज कर सके, एक्सपोर्टर्स को एनकरेज कर सके, तो उन्हें इंसेंटिव देती थी। ठीक है, तो ये जो इंट्रोड्यूस हुई थी 2015 में इंट्रोड्यूस हुई थी अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया 2015। ये क्या कर रहा था, जो भी हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर इनएफिशिएंसीज थी उन्हें क्या कर रहा था, ऑफसेट मतलब कि रिड्यूस कर रहा था, एंड द एसोसिएटेड कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, या फिर जो हमारे प्रोडक्ट्स इंडिया में प्रोड्यूस होते थे उनको एक्सपोर्ट करने में जो भी कॉस्ट आती थी ना उनसे, ताकि बंदा भी डिस्करेज ना हो जाए कि हाँ यार मैं नहीं एक्सपोर्ट करता, तो इसलिए क्या कर रहा था गवर्नमेंट ने स्टार्ट करी थी। ये क्या करता है, इंसेंटिव किस फॉर्म में प्रोवाइड करता है, ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट की फॉर्म में देता है। फिर क्या करता है, वो जो एक्सपोर्टर होता है वो इसे यूज़ कर लेता है, जब उसको इंपोर्ट के लिए जो अपनी ड्यूटीज़ देनी होती है तो उसमें वो यूज़ कर लेता है, टू कंपेंसेट फॉर हिज लॉस ऑन द पेमेंट ऑफ ड्यूटी। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इसको रिप्लेस किया जाएगा किसके द्वारा, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर सेलेक्ट सेक्टर, कुछ सिलेक्टेड सेक्टर्स के लिए, एंड द रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेज ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट। तो यही बताया कि 31 दिसंबर तक इस स्कीम को हम हटा के क्या कर देंगे, इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, न्यूज़ में बस यही था, बाकी जो समझने वाला था वो यही स्कीम थी कि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम क्या थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेशनल रजिस्ट्री ऑफ कोविड पेशेंट, ये शायद हमने पहले भी पढ़ा है। तो ये अभी ICMR के द्वारा प्लान किया जा रहा है, साथ में इन कोलैबोरेशन विद जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और हमारा जो एम्स है, इन तीनों के द्वारा ये प्लान किया जा रहा है कि हम नेशनल रजिस्ट्री ऑफ कोविड पेशेंट बनाएंगे। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा हमें, जो कोविड-19 पेशेंट्स का पूरा डाटा हमारे पास रहेगा कि किस तरह से हम ट्रीटमेंट को अपना इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा, हम कोई क्लिनिकल ट्रायल्स कल को कंडक्ट करने होंगे तो उसमें क्या हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, ताकि हम जो न्यू थेरेपीज अभी आ रही हैं हम उनकी इफेक्टिवनेस जान सकें। ठीक है, तो मुझे आई होप आपको ये समझ में आएगा। चलो हम एक बार पढ़ लेते हैं। बेनिफिट क्या होगा, क्रिएट अ रिगुलर डाटाबेस ऑफ कोविड-19 पेशेंट टू अंडरस्टैंड how treatment can be improved, and second, serve as a crucial platform to conduct clinical trials to study the effectiveness of the newer therapies। आगे बढ़ते हैं, मार्स 2020 मिशन विद परसिवरेंस रोवर। देखो ये अब नासा का जो मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है उसी का पार्ट है। ये क्या करेगा, एक यूनिक इंस्ट्रूमेंट अपने साथ कैरी करेगा जिसे मॉक्सी बोलते हैं, मार्स ऑक्सीजन इंस्टू इंस्ट्रूमेंट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, उसे कैरी करेगा, जो पहली बार क्या करेगा, मार्स पे जाके ना मोलिकुलर ऑक्सीजन खुद मैन्युफैक्चर करेगा। ठीक है, अब जो ये परसेवरेंस रोवर है ये क्या करेगा, देखो मार्स के सरफेस पे जाएगा, वहाँ जरा ड्रिल करेगा, खुदाई करेगा, और वहाँ से लोग के सैंपल को कलेक्ट करेगा और फिर वापस अर्थ पे लेके आएगा। ठीक है, अब जो ये जो परसेवरेंस रोवर है ना, ये क्या करेगा, मार्स के जाके G0 क्रेटर पे जाके क्या करेगा, लैंड करेगा। इसके अलावा जो नासा के अदर मिशन है मार्स में, जो देख लो आप सकते हो, 1997 में मार्स पाथफाइंडर मिशन था, स्पिरिट एंड अपॉर्चुनिटी 2003 का मिशन था, और क्यूरोसिटी 2012 का मिशन है। ठीक है, तो और अभी जो मिशन जाने वाला है वो क्या है, परसेवरेंस रोवर जाने वाला है भाई। आगे बढ़ते हैं, कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। देखो इंडिया ने डिसाइड किया है वो एक्सटेंड करेगा कंजर्वेशन एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड
हर एक टाइगर रिजर्व्स में, ताकि हम और स्ट्रेंथन कर सकें और इम्प्रूव कर सकें अपने मैनेजमेंट को। ठीक है, तो ये है क्या, ये एक्चुअली में कंजर्वेशन टूल है, ताकि हम जो हमारी जो टारगेट स्पीसीज़ हैं उनको हम क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें और बेस्ट ऐसे प्रैक्टिसेस या स्टैंडर्ड्स हम यूज़ कर सकें, जिससे हम इन टारगेट स्पीसीज़ को क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। ठीक है, ये पार्टनरशिप है किस किस की, टाइगर रेंज गवर्नमेंट्स की, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज़ की, कुछ इंस्टीट्यूशन, एनजीओज और कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस की। ये हम सिर्फ टाइगर्स पे नहीं यूज़ कर रहे, ये हम जगुआर्स, लॉयंस या जो फ्रेश वाटर डॉल्फिन हैं उन पे भी यूज़ कर रहे हैं ये सेम कंजर्वेशन एश्योर टाइगर स्टैंडर्ड। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है, वो क्या करी है, इन टाइगर रेंज कंट्रीज़ को हेल्प करी है, ताकि वो इजीली क्या कर सकें, इसे इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लू मकॉइज रेस्क्यूड इन असम। देखो, ब्लू मकॉइज एक पैरेट है, ठीक है, जो कि नेटिव है कहाँ का, सेंट्रल है ईस्टर्न साउथ अमेरिका का पैरेट है। इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो वल्नरेबल है, बस ये आप ध्यान रखो। श्री श्री जोकाली मतर टेम्पल नतोरे बांग्लादेश। देखो, ये बांग्लादेश का ओल्डेस्ट टेम्पल है, जिसे 300 साल पहले बनाया गया था। किसने, बाय श्री दयाराम रॉय, जो कि फाउंडर थे दीघापतिया रॉयल फैमिली के। रिसेंटली इसे द्वारा रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, किसके असिस्टेंस के साथ, इंडिया के असिस्टेंस के साथ, अंडर हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। कल हमने ऑलरेडी पढ़ा था, इंडिया मालदीव के साथ नो प्रोजेक्ट कर रहा है, किसके अंडर, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंडर ही इंडिया क्या कर रहा है, असिस्टेंस दे रहा है इस टेम्पल को रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए। ठीक है, जो इसके रिकंस्ट्रक्शन का जो एमओयू हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था, वो ऑलरेडी 2016 में साइन हो गया था। सो गाइज, आज के करंट अफेयर्स खत्म हो गए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक कर देना, कोई दिक्कत तो आप मुझे कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।